हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एथिक्स की क्लास के अंतर्गत भारत के महान नेताओं के बारे में। मैंने आपको एथिक्स के ही क्लास के अंतर्गत बताया भी था कि जो भारत के महान नेता हैं, भारत के महान चिंतक हैं, विचारक हैं, इनसे हमें सीखने को क्या मिलता है, इनसे हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं के बारे में भी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय नेताओं के ही क्रम में हमने पहले नेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में देखा था कि किस तरीके से उदारता के मूल्य, समाजवाद के मूल्य, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, ठीक है, अनेक प्रकार के मूल्यों को हमने उनसे सीखने की कोशिश की। तो आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे किससे? आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे बाल गंगाधर तिलक की के जीवन से और उनके द्वारा किए गए कार्यों से कुछ मूल्यों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बाल गंगाधर तिलक को जो है गर्मपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि भारत के महान नेताओं, क्रांतिकारियों, ठीक है, महान नेताओं, विचारकों, और जो विश्व के महान नेता और विचारक हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, संक्षिप्त में चर्चा करें, उसके बाद उनसे क्या शिक्षाएं मिलती है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है कि आजादी के जब आप राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो प्रारंभिक दौर में आप देखेंगे कि नरम दल और गरम दल दो विचारकों के लोग, दो विचारधारा के लोग दिखाई पड़ते हैं। अब आप देखेंगे कि नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले जी दिखाई पड़ते हैं, वहीं आप इधर दिखाएंगे प्रमुख तौर पर देखेंगे गरम दल में आपको बाल गंगाधर तिलक जी, फिर उसके बाद में लाला लाजपत राय जी, ठीक है, फिर बिपिन चंद्र पाल जी, बाल गंगाधर तिलक जी। तो इस तरीके के लोग आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ते हैं, किसमें? हमें दिखाई पड़ते हैं गरम दल के नेता के रूप में। तो इनकी विचारधारा जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की अधिक होगी, प्रखरता के साथ होगी, तो ऐसी विचारधारा जरूर दिखाई पड़ती है। उसी तरीके से आप देखेंगे इनके वाक्यों में भी दिखाई पड़ता है, जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्र प्रेम को उद्घाटित किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण जो है मूल्य सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के प्रमुख नेता हैं ये, ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित है। आप थोड़ा सा बेसिक बातें अगर यहाँ पर जानना चाहें तो महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे ये, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे ये, ठीक है, आंदोलन में प्रमुख योगदान है इनका, में प्रमुख योगदान लोकनायक के रूप में इनको जाना जाता है, लोकमान्य के रूप में, लोकमान्य के रूप में तिलक जी को जाना जाता है, ठीक है। लोकमान्य के की उपाधि से प्रसिद्धि इनको मिली। और यहां पर आप देखेंगे कि जो आधारभूत मूल्य आप देखेंगे इनसे सीखने को मिलता है। उससे पहले कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं, जैसे आपको पता होगा कि भाई हमें मराठा दिखाई पड़ती है, हमें पत्रिका दिखाई पड़ती है, तो मराठा हो गई, जो कि किसमें दिखाई पड़ती है? अंग्रेजी में, ठीक है। और वहीं केसरी हमें दिखाई पड़ती है, केसरी हमें मराठा भाषा में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो केसरी मराठा पत्रिका इनकी दिखाई पड़ती है। वहीं इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकों की चर्चा करें तो पुस्तकों में आप देखेंगे कि पहली पुस्तक जो हमें दिखाई पड़ती है वो गीता रहस्य दिखाई पड़ती है। तो कुछ पुस्तकें यहाँ पर आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि पुस्तकें जिनके अंतर्गत गीता रहस्य, और गीता रहस्य में आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के कर्म सिद्धांत से बहुत प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रकार से आप देखेंगे, एक प्रकार से कि कर्म पर जिस तरीके से बल दिया गया है, कर्मवादी रहने की बात की गई है, कर्मवाद से बहुत प्रेरित थे ये, कर्मवाद से प्रभावित थे ये, ठीक है, कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा को त्याग करके। फल तो अगर अच्छा कर्म करेगा तो फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
तो गीता रहस्य लिखते हुए मांडले जेल में इन्होंने लिखा था। ये मांडले जेल आप बताइए कमेंट सेक्शन में कहां पर है। ठीक है, तो मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। ठीक है, एक पुस्तक है द आर्कटिक होम्स, आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्कटिक आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी। ठीक है, वही एक पुस्तक और दिखाई पड़ता है इनका, एक पुस्तक और दिखाई पड़ता है द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ, ये दिखाई पड़ती है। द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ दिखाई पड़ती है। ठीक है, द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ दिखाई पड़ती है। वही एक पुस्तक इनकी और दिखाई पड़ती है, एथिक्स एंड रिलीजन दिखाई पड़ती है, नैतिकता और धर्म, एथिक्स एंड रिलीजन, ये भी पुस्तक दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इतनी पुस्तकों पर इन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किए, और विचार प्रस्तुत करने के बाद में कई सारे मूल्य यहां से देखने को मिलते हैं। इन्होंने जो सबसे पहली बात कही, आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था कि, आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के ही रहेंगे। ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। तो ये कोटेशन भी आप यहां पर डाल सकते हैं। चलिए इसको आप पहले नोट करिए, उसके बाद फिर इनसे क्या सीखने को मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। ये पुस्तकें आप नोट कर लीजिए, और इन पुस्तकों के माध्यम से इनके विचार हमें देखने को मिलते हैं। अब इन पुस्तकों में आप कह दीजिए 3-4 पुस्तकें लिखिए, और उसमें बताइए कि इन पुस्तकों के माध्यम से हमें इनके विचार देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। जिनमें से कर्मवाद, गीता के कर्मवाद पर ये काफी ज्यादा इन्होंने लिखा भी और काफी ज्यादा प्रभावित दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो इनसे प्रमुख शिक्षा कौन सी मिलती है भाई? गंगाधर तिलक जी से। तो आप देखेंगे कि हमें पहली शिक्षा तो स्वराज और आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा हमें स्वराज एवं आत्मनिर्भरता शिक्षा। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था। तो यहां पर आप कथन डाल दीजिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इसे हम लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो आपको ये बताना है कि गंगाधर तिलक जी के कथनों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्मनिर्भरता का मूल्य हमें सीखने को मिलता है। तो आप यहां पर बताएंगे कि इससे हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? आत्मनिर्भरता का मूल्य, सेल्फ डिपेंडेंट का मूल्य सीखने को मिलती है। ठीक है, गंगाधर तिलक जी ने कहा कि अगर हम स्वराज नहीं प्राप्त करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हमारा देश जो है आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो आपसे जब कभी पूछे कि भाई बाल गंगाधर तिलक जी से कौन सा मूल्य हमें सीखने मिलता है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा आप देखें, शिक्षा और समाज सुधार। तो शिक्षा एवं समाज सुधार, जब आपसे शिक्षा की बात चले तो आप बताइए कि भाई कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। तो आप कहें डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। और शिक्षा में ही आप बता दें कि यहां पर जो है
कई सारी पत्रिका, मैंने आपको केसरी और मराठा बता रखा है, ठीक है। केसरी, मराठा, ये पत्रिकाएं थी, ये तो काफी फेमस पत्रिकाएं थी। दूसरा मैंने अभी आपको कुछ किताबें बताई, जैसे हमने अभी गीता रहस्य बताया, इसके साथ साथ में आपको मैंने एथिकल फिलोसफी करके एक पुस्तक बताई है, ठीक है। दो तीन पुस्तकें मैंने लिख भी रखी, जैसे आर्कटिक होम इन द वेदास मैंने अभी आपको बताया, एक थी एथिक्स एंड रिलीजन, एक पुस्तक मैंने आपको बताया। तो तीन चार पुस्तक जो मैंने ऊपर लिखी थी उसको आप यहाँ पर मेंशन करके बताइए कि शिक्षा और समाज सुधार में भी इनका अहम योगदान है, ठीक है। तो शिक्षा को लेकर के जो है इनका मानना था कि अगर समाज हमारा शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों को वो जान पाएगा, और अधिकार जब उनको पता होंगे तो फिर जो उपनिवेशी मानसिकता हमारे ऊपर थोपी गई है, जो हमें एक प्रकार से हमें दबाया गया, हमें एक प्रकार से गुलाम बनाया गया, उससे हम आजाद हो पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देखेंगे कि हमें बेसिक तौर पर यहां पर लिखना है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट हमें क्या दिखाई पड़ता है? तीसरा पॉइंट हमें क्या दिखाई पड़ता है? तीसरा पॉइंट हमें संघर्ष का दिखाई पड़ता है। अगर आप तीसरे पॉइंट की चर्चा करें तो हमें संघर्ष का तीसरा पॉइंट दिखाई पड़ता है, और इनका एक कोटेशन बहुत फेमस है। इनका कहना था कि जो चीजें आसानी से मिल जाए, इन्होंने कहा कि महान उपलब्धियां कभी भी सरलता से नहीं मिलती, और जो सरलता से मिलती है वो कभी महान उपलब्धि नहीं होती। तो इनके कोटेशन को आप यहां पर मेंशन भी कर दीजिए। महान उपलब्धियां कभी सरलता से नहीं मिलती, महान, यहां पर आप कोटेशन भी मेंशन करिए, महान उपलब्धियां कभी सरलता से नहीं मिलती। और इन्होंने कहा कि जो सरलता से मिल जाए, और जो सरलता से मिल जाए, और जो सरलता से मिल जाए वो महान उपलब्धि नहीं होती, महान उपलब्धि नहीं होती, ठीक है। ये कोटेशन आप डाल दीजिए, और यहां पर संघर्ष के मूल्य की शिक्षा हमें मिलती है, संघर्ष एवं धैर्य के मूल्य की शिक्षा मिलती है। संघर्ष एवं धैर्य, ठीक है, परिश्रम, संघर्ष आप कह सकते हैं, संघर्ष, परिश्रम, धैर्य के मूल्य की शिक्षा मिलती है, के मूल्य की शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो आपको कोई कोटेशन अगर इनका फेमस मिले, तुरंत आप उसको चेप दीजिए, और चेपने के बाद में बताइए क्या इससे हमें ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। बस आपको इस तरह के पॉइंट और डालने हैं, दो तीन पॉइंट और अगर आप यहां पर देखें तो एक प्रकार से आप कहेंगे कि भाई हमें संघर्ष, त्याग और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा, संघर्ष त्याग एवं सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। इनको 8 वर्षों की सजा भी हुई थी। सत्यनिष्ठा की प्रेरणा 1920 में आप देखेंगे तिलक जी की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन, उस समय असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन ये देख नहीं पाए उस आंदोलन को, और उस समय आप देखेंगे 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप कहेंगे कि संघर्ष का मूल्य हमें दिखाई पड़ता है, त्याग का मूल्य, 8 वर्ष तक ये जेल में रहे, 8 वर्षों तक जेल में, हालांकि और कई छिटपुट बार आप देखेंगे जेल जाते रहे, ठीक है, 8 वर्षों तक जेल में रहे। सत्यनिष्ठा की बात करें तो आप देखेंगे सत्यनिष्ठा हमें इनके कार्यशैली में दिखाई ही पड़ती है, ठीक है। संघर्ष तो आप देखेंगे जिस तरीके से भारत की आजादी में इन्होंने योगदान दिया है वो संघर्ष भी सामने आता है। और आप देखेंगे उदारवादियों की भावना से, उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे उनसे असहमत होकर के इन्होंने अपनी एक नई विचारधारा को प्रस्तुत किया, जिसको बोलते हैं जो है एक प्रकार से उदारवादी की जगह इन्होंने गर्म दल की स्थापना की, और इन्होंने कहा कि हमें स्वराज लेना है, हमें जो है अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय की राजनीति नहीं करनी है, हमें अनुनय विनय को छोड़ करके हमें स्वराज लेना है, और जिस भाषा में वो समझे उस भाषा में हमें अंग्रेजों को समझाना है। तो ये बातें भी आप यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। एक दो पॉइंट और है, नेतृत्व और संगठन क्षमता की मिसाल। तो आपने देखा होगा नेतृत्व एवं संगठन, आपने देखा होगा
कि भाई हमें जो है बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट दिखाई पड़ता है। और स्वदेशी मूवमेंट में जिस तरीके से इन्होंने, अब यहां पर आप बताइए कि किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन में, यहां पर कुछ पॉइंट आप मेंशन करिए कि स्वदेशी, अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता होगा तो आप यहां पर लिख पाएंगे। स्वदेशी आंदोलन में आप यहां पर कुछ पॉइंट लिखिए। स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में आंदोलन में नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्वकर्ता की भूमिका में थे ये, प्रमुख नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई। और वहीं पर आप देखेंगे कि फिर कौन कौन सी पूजा, धार्मिक, हालांकि कुछ धार्मिक इन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल जरूर किया, ठीक है। तो आप देखेंगे गणपत महोत्सव, गणपत महोत्सव, शिवाजी का महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ठीक है, इनका आयोजन किया। और प्रखर रूप से आप देखेंगे, प्रखर रूप से लोगों को जुड़ने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, लोगों को स्वदेशी आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित किया, स्वदेशी आंदोलन में जुड़ने हेतु प्रेरित किया। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई यहां पर जो है, आप इस तरीके से बता सकते हैं कि यहां पर नेतृत्व और संगठन क्षमता की मिसाल भी हमें इनसे सीखने को मिलती है, जो हमें अपने प्रशासन में काम आ सकती है, ठीक है। हम कहीं किसी भी क्षेत्र के प्रशासनिक ऑफिसर हैं तो हमें अपने प्रशासन में इनसे नेतृत्व और संगठन क्षमता की मिसाल सीखने को मिलती है। संघर्ष और त्याग, सत्यनिष्ठा की प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है। यहाँ पर साथ ही साथ संघर्ष और धैर्य के मूल हमारे जो है, आप देखेंगे कि इन कोटेशन से मिलते हैं। कौन से? महान उपलब्धियां कभी सरलता से नहीं मिलती, और जो सरलता से मिलती है वो महान उपलब्धि नहीं होती, ठीक है। और हमने आपको बताया कि भाई स्वदेशी के मूल्य भी हमें इनसे सीखने को मिलता है। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के शीर्ष जो नेतृत्वकर्ता के रूप में नजर आते हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्वदेशी के भी मूल्य हमें सीखने को मिलते हैं, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से मेक इन इंडिया, आप जोड़ दीजिए इसी को, मेक इन इंडिया की जो कार्यक्रम या अवधारणा जो भी प्रस्तुत की गई है, उसके लिए आप देखेंगे तिलक जी के कथनों और कथनों से जो है हमें दिखाई पड़ता है, उनके कार्यशैली से दिखाई पड़ता है कि हमें स्वदेशी और आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इतने पॉइंट अगर आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक और नेता आपको दिखाई पड़ते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप समझ गए होंगे किसकी बात चल रही है। आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, और उन्हीं को भारत को एकता में बांधने का, आप देखेंगे एक एकता में बांधने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे किसकी चर्चा चल रही है, आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को एकता में बांधने के लिए काफी प्रयास किए। तो यहां पर आप लिखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लिखिए भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब यहां पर हमें पहले तो इनके बारे में आप देखिए कहां पैदा हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको पता होना तो लाजमी है, पता होना भी चाहिए। गुजरात के थे, इन्होंने अपना वकालत किया, वकालत के बाद आप देखेंगे गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, और जो है खेड़ा सत्याग्रह में भी आप देखेंगे, और इसके साथ साथ में जो अहमदाबाद का हड़ताल दिखाई पड़ता है मिल मजदूरों का, उसमें भी आप देखेंगे प्रखर रूप से इन्होंने मिल मजदूरों को सहयोग किया, ठीक है, उनका सहयोग किया। और आप देखेंगे कि उसी मिल मजदूरों के माध्यम से ही आप देखेंगे वहां के लोगों ने इनको काफी ज्यादा इनकी सराहना भी की, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशन में ये बता सकते हैं कि भाई ये पेशे से वकालत थे, हालांकि इनकी शिक्षा की बात आपसे पूछी जाएगी। इसी वजह से मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इन्होंने किया क्या है और कौन कौन से कथन जारी किए हैं, उनके माध्यम से क्या शिक्षाएं मिलती है, उसी पर हमें बात करना है। बाकी अगर आप एक दो पॉइंट बैकग्राउंड लिख भी देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा की बात करें तो यहां पर आप कहेंगे कि एकता, पहला पॉइंट जो हमें दिखाई पड़ता है, एकता के मूल्य सीखने को मिलते हैं, एकता के मूल्य हमें सीखने को मिलते हैं। तो शिक्षाएं क्या मिलती हैं, ठीक है, शिक्षाएं, राष्ट्रीय एकता, एकता की जगह यहां पर अगर राष्ट्रीय एकता लिखें
तो ज्यादा ठीक रहेगा। राष्ट्रीय एकता, एकता का मूल्य हमें सीखने को मिलता है। राष्ट्रीय एकता का मूल्य कैसे? आपको पता है कि आजादी के बाद हमारे यहाँ कई सारे देशी रियासत थे और देशी रियासतों का एकीकरण करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और ये जिम्मेदारी किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई। इन्होंने लगभग 562 देशी रियासतों का, 562 यहाँ पर लगभग 562 देशी रियासतों का, अब आप पॉइंट में लिख दीजिए कि लगभग 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया। ठीक है, तो इस वजह से आप राष्ट्रीय एकता का मूल्य से सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे संघर्ष का भी मूल्य। देखिए 2 4 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनको सब नेताओं में डाल देना है। आपको याद नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। कौन सा ऐसा महान नेता है जिससे हमें संघर्ष का मूल्य नहीं सीखने को मिलता? कौन सा ऐसा महान नेता है जिससे हमें सत्यनिष्ठा का मूल्य सीखने को नहीं मिलता? कौन सा ऐसा महान नेता है जिससे हमें राष्ट्र प्रेम का मूल्य सीखने को नहीं मिलता? तो यहाँ पर आपने डाल दिया कि राष्ट्र प्रेम का मूल्य, राष्ट्र प्रेम, ठीक है, एकता का मूल्य आपने सत्यनिष्ठा का मूल्य। थोड़ा सा इनके बारे में अगर पता होगा तो आप लिख देंगे राष्ट्र प्रेम, सत्यनिष्ठा। इसके साथ साथ में आप लिखेंगे राष्ट्र प्रेम का मूल्य, सत्यनिष्ठा का मूल्य, एकता का मूल्य आपने लिख ही दिया है। ठीक है, संघर्ष का मूल्य तथा संघर्ष के मूल्य सीखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपने राष्ट्र प्रेम में आपने यहाँ पर डाल दिया कि भाई किस तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया, देश को जोड़ने में काम किया। ठीक है, देश को जोड़ने में काम किया, देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, ठीक है, बांधने का काम किया, कार्य किया। ठीक है, दूसरा आप बता दीजिए कि इन्होंने त्याग भी इनसे सीखने को मिलता है। तो इन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर, देखिए आपको जो आपने पढ़ा है उसी से आएगा। ठीक है, आपको बनाना आने चाहिए, बस ये मतलब स्टोरी बनानी आनी चाहिए। इसमें सिविल सेवा में इसकी भी भूमिका रहती कि आपको एक समय लगेगा, आ कुछ नहीं रहा है। जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जैसे कई बार मेंस पेपर देते दौरान मैंने ये सीखा है कि आपको शुरू में तो एग्जामिनेशन से सेंटर से बाहर ही आपको लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन में आप एंट्री करते हैं, लिखने लगते हैं, तो आपके अंदर अगर ये शैली है कि आप बनाना सीखते हैं कोई भी चीज, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दरकिनार कर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में जीवन समर्पित किया। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो यहां से आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हमें त्याग का मूल्य इनसे सीखने को मिलता है, त्याग का मूल्य हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। मजबूत नेतृत्व और निर्णय क्षमता का मूल्य, देखिए निर्णय डिसीजन के मामले में अगर देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा जो अग्रणी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं डिसीजन के मामले में, वो हमें दिखाई पड़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ऐसा कई लोगों का कहना भी है कि पटेल जी के नेतृत्व में या उनकी नेतृत्व क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। अगर उनके नेतृत्व में देश अगर 20 वर्षों तक, आजादी के बाद 20 वर्षों तक भी चला होता तो अभी जो सूरत है भारत की वो कुछ और होती। ठीक है, खासकर कश्मीर इशू को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी से ज्यादा दूरदर्शी हमें पटेल जी दिखाई पड़ते हैं। किसी भी राष्ट्रीय नेता के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जामिनर बहुत ही पक्के विचारधारा के होते हैं, जरा से भी उनको लगा कि आप किसी भी विचारधारा से ग्रसित हैं, तुरंत आपके नंबर काट लेंगे। आप फिर बाद में सफाई नहीं दे सकते, क्योंकि लेखन शैली में आप सफाई क्या देंगे? ओरली आपका इंटरव्यू हो तो आप बता सकते हैं नहीं मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, ये था, लेकिन इसमें आप फंस जाएंगे। फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए कि भाई ऐसा है कि इनके अंदर नेतृत्व, ठीक है, एक पॉइंट हमने अभी आपको बताया, नेतृत्व और संगठन क्षमता की मिसाल, नेतृत्व और संगठन क्षमता की मिसाल नजर आते हैं। ठीक है, और आपने ये पॉइंट, ये मूल्य हमें सीखने को मिलते हैं। आपने पॉइंट बता दिया कि भाई
इन्होंने, ये भारत के कौन थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये उप प्रधानमंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के ये पहले गृह मंत्री भी थे, पहले गृह मंत्री भी थे पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है। तो नेतृत्व क्षमता तो आप देख ही सकते हैं। संगठन की बात करें तो आपने वही बात आप फिर से घुमा के बता दीजिए कि इन्होंने भारत को एक प्रकार से संगठनात्मक रूप से काफी मजबूत किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दूसरी बात करें, इनको लौह पुरुष नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसी वजह से ऐसे आप बता सकते हैं। और अगर 2-3 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सेवा त्याग हमने आपको बता ही दिया, त्याग। प्रशासनिक दक्षता और संगठन कौशल की बात करें, प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक दक्षता एवं प्रशासनिक दक्षता एवं संगठन कौशल की मिसाल, संगठन कौशल की मिसाल। मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है कि हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत, ये दोनों, और तीसरा कश्मीर रियासत, ये तीनों भारत में, आजाद भारत में शामिल नहीं हुए थे। शुरू में नखरेबाजी कर रहे थे और फिर बाद में आप देखेंगे कि मिशन चलाया गया, कहीं पुलिस कार्रवाई के बल पर जो है करवा लिया गया, शामिल करवा लिया गया। हैदराबाद तो आप देखेंगे पुलिस कार्रवाई के बल पर किया गया। जूनागढ़ में बहुमत जो है प्रकार से प्लेबिसाइड किया गया, ठीक है, प्लेबिसाइड, वहां पर जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को अपने में शामिल किया गया। और फिर आप देखेंगे कश्मीर को जो है एक प्रकार से, कश्मीर के जो राजा हैं, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने एक प्रकार से शाइन किया बाकायदा, और उसके माध्यम से भारत में शामिल हुए, ठीक है। तो सहमति पत्र के माध्यम से कश्मीर के राजा जो है शामिल हुए। तो आप कहेंगे कि हमें प्रशासनिक दक्षता तो दिखाई ही पड़ती है, तो प्रशासनिक दक्षता में आप बताइए कि हैदराबाद एवं जूनागढ़ जैसे देसी रियासतों को बिना किसी गृह युद्ध की स्थिति के देश में शामिल किया, ठीक है भाई। इसी वजह से आज, इन्हीं की वजह से हम लोग पहला आर्टिकल 1 आप पढ़ सकते हैं। आप यहां पर कह सकते हैं कि आज इन्हीं की वजह से अनुच्छेद 1 में हम भारत दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स कह पाते हैं। यहां पर इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स कह पाते हैं। ये इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सब भारत जो है राज्यों का संघ होगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका दिखाई पड़ता है? सरदार पटेल जी का दिखाई पड़ता है। अगर सरदार पटेल जी ना होते तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बड़े गर्व से हम लोग कहते हैं, ये कह ना पाते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इन्होंने जिस तरीके से देश का एकीकरण किया है, देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, ये अपने आप में सराहनीय है। और इससे हमें एकता का मूल्य, भारत की अखंडता को बनाए रखने का मूल्य, भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने का मूल्य, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि भारत की एकता, भारत की एकता एवं अखंडता का मूल्य भी हमें देखने को मिलता है। अक्षुण्ण बनाए रखने का मूल्य भी हमें देखने को मिलता है। अक्षुण्ण बनाए रखने का मूल्य, ठीक है, का मूल्य भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जितने मैंने पॉइंट बताए, ठीक है, सारे पॉइंट आप लिख लीजिए और फिर उसके माध्यम से आप कुछ पॉइंट जो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत याद आ रहे हो, वो सारे पॉइंट इसमें आप मेंशन कर दीजिए। तो आपका 5-6 पॉइंट अगर आपको मेन हेडिंग आपको पता है तो आप भर देंगे, तो फिर आपका 125 या 200 शब्दों में अगर आएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमें इस सेशन के माध्यम से जो भारतीय महान नेता हैं
उनसे कौन कौन से मूल्य, कौन कौन सी शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सेशन में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसी अन्य भारतीय महान नेता के बारे में। दो दो तीन तीन जो महान नेता हैं उनको दो दो तीन तीन करके जो है क्रम से समझते चलेंगे। जल्दी ही भारतीय महान नेता समाप्त हो जाएंगे, जो उनके मूल्य हैं, जो उनसे शिक्षाएं मिल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद में फिर भारतीय जो विचारक है जैसे महात्मा बुद्ध जी हैं, फिर अन्य जो विचारक हमें दिखाई पड़ते हैं उनसे थोड़ा सा क्या मूल्य सीखने को मिल रहे हैं, फिर विदेशी विचारक और विदेशी महान नेता, उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।